हो कि मर गई हो? देखो मरना मत, मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। अनुराधा ने प्रिया के कंधे हिलाते हुए कहा। प्रिया उसकी बात सुनकर घोर आश्चर्य में डूबी हुई थी। फिर जैसे ही वो होश में आई तुरंत गौरांगी से बोली, देख गौरांगी, मैं तो तेरी होने वाली भाभी हूँ ना, तो प्लीज मैंने आज तक अर्धांग को देखकर जो भी फालतू कमेंट्स पास किए हैं उन्हें भूल जा। मैंने आज से ही उसे अपना नंदोई मान लिया है, कसम से। सब पागल हो गए हो क्या? कोई उसे जीजा बना रहा है, कोई नंदोई? अरे ये पॉसिबल भी है क्या? गौरांगी ने सिर पकड़ लिया। हाँ ये तो है, पर मैं फिर भी गुस्सा हूँ यार, तुम सबने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रिया बनावटी नाराजगी दिखाते हुए बोली। हाँ ये कर लो पहले, अनुराधा को तो समझ आता है, पर तुम प्रिया, तुम भाई से मिल तक नहीं सकती हो। इतने सख्त नियम है घर वालों के, फिर भी तुम लोग उल्टा सीधा सोच रही हो। गौरांगी ने सीरियस होकर कहा तो सब शांत हो गए। तो तुम क्या चाहती हो गौरांगी? आराधना, जो अभी तक उन सबकी बातें सिर्फ सुन ही रही थी, गंभीर होकर बोली। गौरांगी एक बार फिर सोच में पड़ गई। मेरे चाहने से क्या होगा दीदी, बस दुआ है भगवान से, जो हो अच्छा हो। सब कुछ भगवान पर ही मत डालो। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो वहाँ नेहा खड़ी थी। दरअसल आज प्रिया की हल्दी और मेहंदी की शॉपिंग में हेल्प करने के चक्कर में नेहा भी उनके साथ आई थी। शॉपिंग खत्म होने के बाद ये सभी एक पार्क में बैठकर बातें करने लगी थी, तो उन्होंने नेहा और अनिमेश को भी वहीं बुला लिया था। अगले दिन हल्दी थी, तो शास्त्री भवन में सभी लोग सुबह से तैयारी में जुटे हुए थे। कान्हा और अनुराधा ध्यान से सुनो, वसुधा ने आवाज दी। अभिलाष जी का घर यहाँ से दूर है और हल्दी का मुहूर्त थोड़ा जल्दी का है, तो प्रिया की मम्मी ने अभिलाष जी की हल्दी अपने ही घर पर रखवा ली है। तुम दोनों वहाँ जाना, यहाँ से हल्दी लेकर केशव के यहाँ जाना और वहाँ से अभिलाष जी की हल्दी लेकर वापस आना, समझ गए ना? ठीक है ताई जी, लेकिन इसके बाद फिर मैं कोई काम नहीं करूंगा, कान्हा ने पहले ही शर्त रख दी। हाँ हाँ ठीक है मत कर, पर अभी जो कहा है वो करो। जाओ, लोचन काका कल के नाश्ते की तैयारी देख रहे हैं, उनसे पूछो कि अगर कुछ सामान कम हो तो दुकान से ले आओ। उधर चौधरी हवेली में भी आज अनिमेश और नेहा वापस आकर कोने में खड़े आपस में ही फुसफुसाने में लगे हुए थे। काफी देर से उन्हें नोटिस कर रही सोना अचानक उनके सिर पर आकर खड़ी हो गई। क्या हो रहा है यहाँ, और ऐसी कौन सी बात है जो इतनी धीरे धीरे से हो रही है? कुछ नहीं भाभी, हम तो बस ऐसी ही बातें कर रहे थे। नेहा ने बात छिपानी चाहिए। नहीं सच सच बताओ, कहीं तुम दोनों को उस लड़की के बारे में पता तो नहीं है ना, जिसकी बात देवर जी कल कर रहे थे? देखो सीधे सीधे बता दो, वरना दादाजी से कहकर तुम दोनों की बैंड बजवा दूंगी। सोना ने धमकी दी। अरे अरे डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस यही सोच रहे थे कि क्या मालूम वो लड़की नयनतारा ही हो। अनिमेश ने नेहा की तरफ पलके झपकाते हुए चालाकी से कहा। हाँ भाभी, और कौन होगा भला? नेहा ने भी भाई का साथ दिया। पर दादाजी तो कह रहे थे कि लड़की कोई और है, सोना ने शक जताया। अरे दादाजी को क्या पता, तुम फालतू टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन ही इस घर की क्या I mean, दुल्हन बनेगी। अनिमेश हंसकर बोला, तो सोना ने उसे गहरी शक की नजरों से देखा। उधर तभी गौरांगी का फोन बजा। स्क्रीन पर अर्धांग का नाम देखकर वो थोड़े फासले पर जाकर बात करने लगी। सुनो, कल शाम तक वापस आ जाऊंगा, फोन कर लेना, अभी किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, अर्धांग ने उसे बताया। तो गौरांगी ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि चलो घर में हल्दी है, और अगर उसे ये पता चल गया कि उसकी और अभिलाष की हल्दी भी तय हो रही है, तो वो केशव की शादी तक रुकने का फैसला कल ही बदल देगा और तुरंत कोई कांड कर देगा। अच्छा है कि वो कल शाम तक बाहर रहेगा। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी फोन, वो सामान्य बनते हुए बोली। वैसे वहाँ बड़ी तैयारियां चल रही हैं, कोई फंक्शन है क्या? वो बैकग्राउंड की आवाजें सुनकर बोला। तो गौरांगी अंदर से डर गई। हाँ वो केशव भाई की हल्दी है ना कल। कुछ छिपा रही हो मुझसे? अर्धांग की आवाज सख्त हुई। नहीं तो कुछ भी नहीं, छिपाना भी मत, मैं बस तुम्हारे भाई की शादी तक ही चुप हूँ, उसके बाद क्या होगा ये तुम खुद सोच लेना। और सुनो, अभी एक बार आकर मुझसे मिल लो, आज रात तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। नहीं अभी दिन है, मैं भला कहाँ मिलूं आपसे? वो धीमे से घबरा कर बोली। ये तुम इतने प्यार से मेरी बात कैसे मान रही हो आज? पक्का कुछ छिपा रही हो ना तुम? नहीं, अब हर बात पर लड़ती हूँ तो आप कहते हैं कि मूड खराब करती रहती हूँ आपका। अब बाहर जा रहे हो इसलिए नहीं लड़ रही। उसने बात घुमा दी, पर सच तो ये था कि वो इस वक्त उसे किसी भी कीमत पर गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। ठीक है, अगर मूड ही ठीक कर रही हो तो अभी के अभी आकर मिलो, मेरी गाड़ी गली से बाहर मेन रोड पर खड़ी मिलेगी। पर मुझे मिलना है, इसलिए ना मत बोलना। मूड अच्छा कर रही हो ना, तो और अच्छा करो आकर, बोलकर उसने फोन काट दिया। गौरांगी को इतना गुस्सा आया कि मन किया अपना सिर दीवार में मार ले, पर उसे क्या होना था, उल्टा वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे ही घूरता। हे कान्हा, मैं क्या करूं, अभी इस वक्त बाहर मिलने कैसे जाऊं? मैं हेल्प करूं क्या? अनुराधा अपनी आंखें घुमाते हुए पीछे से बोली। तुम मेरी बातें सुन रही थी? गौरांगी ने उसे आंखें दिखाई। हाँ, वो भी पूरी बेशर्मी से बोली। शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल नहीं। अब बोलो, मिलना है कि नहीं, वरना मैं तो अकेले ही प्रिया के घर शगुन देने चली, तुम अपना देख लो। वो हाथ में पकड़ी शगुन की पीली साड़ी दिखाते हुए बोली। तो गौरांगी ने अर्धांग के गुस्से वाले चेहरे को याद किया और पैर पटकती हुई उसके साथ बाहर चल दी। उधर अर्धांग अपने दादाजी के साथ था। आप एक बार चेक कर लीजिए और जैसा आपको ठीक लगे बता दीजिए, हमारा शेयर उतना ही होगा। अर्धांग ने हॉल में बैठे जोरावर चौधरी को एक बिजनेस फाइल दिखाते हुए कहा। अब तुमने किया है तो सब ठीक ही होगा, वो पेज पलटते हुए बोले। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर एक नजर डाली। वो इस वक्त फुल ब्लैक डेनिम शर्ट, ब्लैक जीन्स, हाथ में महंगी वॉच, पैरों में व्हाइट स्नीकर्स और आंखों पर डार्क शेड्स लगाए हुए था। सच ही था, जो भी उसे एक बार देख ले उसकी नजरें वहीं ठहर जाए। पास बैठे संग्राम चौधरी की गर्व भरी नजरें भी अपने बेटे पर टिकी हुई थी। उसका दिमाग, उसकी कड़क पर्सनालिटी और उसका लुक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। वहीं सोफे पर बैठी नयनतारा तो उसे देख देखकर ठंडी आंखें भरे जा रही थी। ये कब मेरा होगा? पहले शादी की हामी तो भरवा ले उससे, तब देखना। कुलवंती ने पास बैठकर धीरे से तंज कसा। शादी से याद आया जीजी, सुना है ललिता की भतीजी और भतीजे दोनों की शादी तय हो गई है। अभियंता चाय की चुस्की लेते हुए बोली। मेरी बला से उस डायन का नाम भी मेरे सामने मत लो, कुलवंती चिढ़कर बोली। पूरे मोहल्ले में हल्दी का बुलावा दिया गया है, बस हमारे घर को छोड़कर। अभियंता ने आग में घी डाला। उसकी ये सारी अकड़ निकालूंगी एक दिन, तुम देखना बस, एक बार कुछ हाथ लग जाने दो। वैसे जगमोहन की छोटी बेटी गौरांगी सुंदर तो बहुत है, अभियंता कुछ सोचते हुए बोली। मुझसे भी ज्यादा क्या? नयनतारा इटलाकर बीच में बोली।
हाँ जी, तुमसे भी ज्यादा और तुम्हारी इस बहन से भी ज्यादा। अब ये बात तो है, अगर तुम्हारी जगह वो होती ना तो जिसे तुम अपना बनाने पर तुली हो वो अब तक हाँक कर ही देता। एक बार फिर कुलवंती ने नयनतारा की इज्जत सरेआम धो डाली। उन्हें तो कभी सोना भी अनिमेष के लिए पसंद नहीं आई थी। अच्छा माँ, तो पापा जी आपको छोड़कर किसी और के पास इसलिए चले गए थे क्या कि आप सुंदर नहीं थी? सोना ने इस बार कुलवंती की सबसे दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। कुलवंती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरी तो कट गई बहुरानी, अब तुम अपनी और अपनी इस बहन की सोचो समझी तुम। उधर गौरांगी जैसे ही मोड़ पर पहुंची, उसे सड़क किनारे अर्धांग की ब्लैक सफारी खड़ी दिखाई दी। वो इधर उधर देखते हुए डरते डरते गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। माथे पर आया पसीना गले से उतरकर एक तरफ आ चुका दुपट्टा देखकर अर्धांग की आंखें ठंडी हो गई। उसने खुद अपना हाथ आगे बढ़ाया, पहले उसका दुपट्टा सही से कंधे पर डाला, फिर जेब से रुमाल निकालकर बहुत कोमलता से उसका पसीना साफ किया। दुपट्टा संभाल कर डाला करो, वो कड़क आवाज में बोला। दिमाग में 24 घंटे डर बैठा हो ना तो इंसान ये नहीं सोच पाता कि उसका क्या सही है और क्या नहीं। वो बोली ही थी कि अर्धांग ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड से रोड पर डाल दी। ठीक 10 मिनट बाद गाड़ी शहर से दूर एक बिल्कुल सुनसान सड़क के किनारे खड़ी थी। मार ही डालो किसी दिन मुझे, ये गाड़ी इस तरह उड़ाने की क्या जरूरत थी? जैसे ही गाड़ी रुकी गौरांगी चिल्लाकर बोली, पर उसके अगले ही पल वो अर्धांग की मजबूत बाहों में थी और एक हाथ बढ़ाकर सीट का लीवर खींच दिया। तुरंत ही गौरांगी की सीट नीचे हो गई और वो लगभग लेट सी गई। अर्धांग पूरी तरह उस पर झुका हुआ था, जिससे उन दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। क्या क्या करने वाले हो तुम? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके घबराते हुए बोली। तुम्हें बताकर और पूछकर कुछ नहीं करूंगा, मेरा पूरा हक है तुम पर, और जो भी करूंगा हक से करूंगा। वो उसे पूरी कशिश से देखते हुए बोला। गौरांगी ने इस वक्त चॉकलेट कलर का अनारकली सूट, व्हाइट सलवार और किनारों पर मिरर वर्क वाला व्हाइट दुपट्टा पहना हुआ था। उसकी गुंथी हुई लंबी चोटी और नाक में चमकती हुई वो छोटी सी नथ अर्धांग के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। उसके गुलाबी होठों को देखकर अर्धांग का खुद पर से काबू खोने लगा। वो शर्माकर अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए बुदबुदाई, अब रहना मुश्किल है तुम्हारे बिना, आ जाओ ना मेरे पास। बोलते हुए वो उसके होठों की तरफ झुका। नहीं प्लीज अभी नहीं। वो उसके आगे के एक्शन को सोचकर घबरा गई। ये सुनते ही अर्धांग की आंखों में जो कुछ पल पहले मदहोशी थी, एक अलग ही सख्त भाव आ गया। वो बिना कुछ कहे तुरंत मुड़ा और अपनी ड्राइवर सीट पर सीधा बैठ गया। चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें, और अब मुझे फोन मत करना तुम। बोलते हुए जैसे ही उसने गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा, गौरांगी ने तड़प कर उसकी कलाई पकड़ ली। कर लूंगी फोन, प्लीज ऐसे नाराज होकर मत जाओ। अर्धांग ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम मेरा प्यार हो गौरांगी, कोई जिद नहीं जो मैं जबरदस्ती या मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें हासिल करूं। टेंशन मत लो, तुम चाहे जैसी भी हरकतें करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बस मेरी बीवी बनने की तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि शादी के बाद चुन चुन कर एक एक बात का हिसाब बराबर करूंगा तुमसे। गौरांगी चुप थी। जब अर्धांग से भी उसका मौन सहा नहीं गया तो उसने मुड़कर गौरांगी की तरफ देखा। उसकी भीगी हुई आंखें देखकर अर्धांग का दिल जैसे तार तार हो गया। वो तुरंत अपनी सीट से उसकी तरफ बढ़ा और उसके चेहरे को हाथों में थामकर बोला, रोना बंद करो बाबू, आई एम सॉरी, अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। अर्धांग की प्यार भरी बात सुनकर गौरांगी का मन करता था कि जी भर कर रो ले और कह दे कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, पर सच तो ये था कि इस सच को छुपाने का जो दर्द था वो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। क्या हुआ, कुछ परेशान हो क्या बाबू, बताओ मुझे। अर्धांग ने उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए पूछा। गौरांगी को आज बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वो जानती थी कि अर्धांग उसकी हर बेचैनी को एक पल में भांप लेता है। नहीं तो वो खुद को संभालते हुए गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ देखकर बोली, अब मैं जाती हूँ, अनुराधा का कब से फोन आ रहा है। डैशबोर्ड पर रखे उसके फोन पर लगभग 5 मिस कॉल चमक रही थी। अर्धांग ने प्यार से उसके बालों को चूमा, उन्हें सही किया, फिर उसका दुपट्टा ठीक किया और गाड़ी को वापस रोड की तरफ घुमा दिया। अर्धांग का शहर से बाहर चले जाना गौरांगी के लिए एक तरह से रिलीफ ही था, पर किसी और की छुई हुई हल्दी वो अपने जिस्म पर लगा ले, ये उसके दिल को किसी भी कीमत पर गवारा नहीं हो रहा था। कल का सोच सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था। पूरी रात उसकी इसी उलझन और बेचैनी में गुजर गई। अगली सुबह शादी के फंक्शन के लिए तैयारियां शुरू हो गई। उधर प्रिया के घर अभिलाष अपने पूरे परिवार के साथ पहले ही आ चुका था, जिनकी खातिरदारी और देखरेख का जिम्मा अकेले कान्हा के हिस्से आया था। अब भले ही चौधरी परिवार और शास्त्री परिवार की आपस में ना बनती हो, पर प्रिया के यहाँ से तो चौधरी हवेली में सम्मान पूर्वक बुलावा गया ही था। इसलिए उनके यहाँ से कुलवंती जी, अभियंता और नेहा इस फंक्शन में शामिल होने पहुंची थी। गौरांगी जब नहाकर कमरे में निकली तो उसका फोन बेड पर जोर जोर से बज रहा था। वो भागकर उसे उठाने गई तो देखा कि अर्धांग का कॉल था। उसे देखते ही एक बार फिर उसका दिल भारी हो गया। कैसे मैं किसी और के नाम की हल्दी खुद पर लगाऊंगी, ये सोचकर उसकी आंखें बेबसी से नम हो गईं। पहली कॉल कट चुकी थी, फिर तुरंत ही दोबारा अर्धांग की वीडियो कॉल आई। गौरांगी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कॉल रिसीव कर ली। जैसे ही स्क्रीन पर गौरांगी का चेहरा चमका, अर्धांग 2 मिनट के लिए बिल्कुल सुध-बुध खोकर थमता सा रह गया। पीले रंग की वो अनारकली सूट जिस पर सफेद रंग के छोटे छोटे फूल बने हुए थे, कंधे के एक साइड सलीके से रखा दुपट्टा, नहाने के बाद के वो गीले बाल, पानी से भीगी उसकी निखरी रंगत और गुलाबी से होठ, वो बला की खूबसूरत लग रही थी। बोलिए ना, अब बस चुपचाप देखते ही रहोगे क्या? वो उसे इस तरह एकटक घूरते देख कुछ झेप कर बोली। तब जाकर अर्धांग होश में आया। नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूँ, पहले कभी नहीं देखा है क्या? उसने अपनी उसी पुरानी अदा से मुंह फुलाया। जब भी देखता हूँ तुम और ज्यादा अपनी सी लगती हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी लगती हो। वो अपनी गहरी आवाज में पूरी शिद्दत से बोला। और अगर मैं किसी और की, गौरांगी की आवाज लड़खड़ाई। एक शब्द भी और मत बोलना, मैं वापस आ रहा हूँ। तुम्हें जितना लड़ना है आकर सामने लड़ लेना, अभी नहीं। और फालतू की टेंशन मत लो, मेरे प्यार का रंग इतना हल्का नहीं है गौरांगी जो उसे चढ़ने के लिए किसी और रंग की जरूरत पड़े। वो न जाने किस आने वाले घटनाक्रम के तहत ये बात बोल गया।
जिसका अंदाजा शायद इस वक्त उसे खुद भी नहीं था, और गौरांगी को तो बिल्कुल नहीं था। उसकी बात सुनकर गौरांगी ने चढ़कर एक पल को मुंह बनाया। मुंह बनाना बंद करो और अपना दुपट्टा सही से डालो पहले। सही तो है, जितना कहा है उतना करो, और मैं शाम से पहले ही वापस गली में मिलूंगा तुम्हें, अर्धांग ने कहा। पर तभी नेटवर्क की गड़बड़ी के कारण गौरांगी को उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दी और फोन कट गया। उधर शास्त्री भवन में केशव की हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी, ताकि यहाँ की हल्दी की रस्म पूरी करके यही हल्दी प्रिया के घर ले जाई जा सके और फिर वहां से अभिलाष की हल्दी वापस लाई जा सके। इसके लिए सबसे पहले की जाने वाली कुलदेवी की पूजा शुरू हो चुकी थी। गौरांगी अपनी उलझनों को दबाकर सबकी मदद करने के लिए बाहर लॉबी में चली आई। उसका मन बहुत भारी हो रहा था। वो बात करती भी तो किससे और क्या कहती, कोई क्या ही कर सकता था उसके लिए। उधर अर्धांग अपनी गाड़ी लेकर तेजी से घर वापस लौट रहा था। आज न जाने क्यों उसका मन बार बार जोर कर रहा था कि वो बस जल्दी से पहुंचे, गौरांगी से मिले और उसे अपनी बाहों में भर ले। उसका अजीब सा हाल था। कल ही तो मिला था, पर महज एक रात के फासले के बाद ही वो उसके लिए इस कदर बेचैन हो चुका था कि उसे देखने की तड़प लगातार बढ़ती जा रही थी। इसीलिए उसने रास्ते में गाड़ी रोककर वीडियो कॉल की थी, पर उस कॉल से उसे राहत मिलने के बजाय उसकी बेकरारी और बढ़ गई थी। उसने ध्यान से देखा था कि गौरांगी की वो भीगी हुई आंखें सिर्फ नहाने के पानी से भीगी नहीं थी। वो पानी और आंसुओं का फर्क बखूबी जानता था। वो गौरांगी की आंखों की उदासी को एक पल में भांप गया था। इसलिए वो अपना सारा काम आनन फानन में पूरा करके बिना कोई रेस्ट लिए सीधे हवेली की तरफ निकल चुका था। शाम ढल चुकी थी। केशव की हल्दी संपन्न हो जाने के बाद वो शगुन की हल्दी लेकर लोग प्रिया के घर आ चुके थे। अब यहाँ अभिलाष की हल्दी शुरू होने वाली थी और उसके तुरंत बाद प्रिया की। अर्धांग ने जैसे ही अपनी सफारी गली में मुड़ाई, प्रिया के घर के सामने हो रही मकान की सजावट के चक्कर में लोहे की सीढ़ी और कुछ लाइटें रोड पर ही फैली पड़ी थी। उसने गाड़ी रोककर 2-3 बार तेज हॉर्न दिया, पर ढोल नगाड़े के शोर में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने झल्लाकर गाड़ी साइड में लगाई और उन सामानों को रास्ते से हटवाने के लिए खुद नीचे उतरा। वो अभी 2-4 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि सामने से भीड़ से बच बचाकर आती हुई कान्हा की दोस्त नयन, जो अभिलाष के लिए पिसी हुई हल्दी का कटोरा लेकर जा रही थी, अचानक अर्धांग से आकर बुरी तरह टकरा गई। हे मुरली वाले! नयन जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर घर के भीतर और बाहर आती जाती सभी औरतें तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ी। नेहा, अनुराधा, प्रिया की मम्मी और बाकी की महिलाएं आंखें फाड़े सामने का नजारा देख रही थी। नयन के टकराने से वो पूरी पीली हल्दी अर्धांग की ब्रांडेड व्हाइट शर्ट पर गिरते हुए उसके दोनों हाथों और गले पर बुरी तरह फैल गई थी। पर न जाने कैसे टकराते वक्त अर्धांग ने अपनी फुर्ती से वो हल्दी का कटोरा अपने ही हाथ में सुरक्षित पकड़ लिया था। चांदनी रात की शुरुआत और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में अर्धांग के वो बिखरे हुए बाल, उसकी गोरी रंगत पर सजी वो पीली हल्दी और चेहरे पर आया वो चिड़ा हुआ सख्त लुक, वहाँ खड़ी मोहल्ले की कई लड़कियों का दिल एक पल में ही धड़का गया। भाई आप ठीक है? नेहा ने घबराकर आगे आते हुए पूछा। इसे पकड़ो, अर्धांग ने वो हल्दी का कटोरा नेहा के हाथ में थमाते हुए कहा। और ये सारे काम आज बीच रोड पर क्यों हो रहे हैं? उसने अपनी हल्दी से सनी हुई शर्ट को जेब से रुमाल निकालकर साफ करते हुए बेहद सख्त लहजे में पूछा। माफ करना बेटा, वो घर के आगे थोड़ी जगह कम है, इसलिए सामान बाहर आ गया। अभी सब हटवा देती हूँ, और तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, इसके लिए सच में बहुत बहुत माफ करना बेटा, प्रिया की मम्मी ने बेहद शर्मिंदा और डरते हुए कहा। अर्धांग का रुतबा देखकर उनकी आवाज कांप रही थी। अर्धांग ने गहरी और शांत सांस ली। नहीं कोई बात नहीं आंटी, मैं हेल्प करवा देता हूँ इसे हटाने में, आखिर मोहल्ले की ही बात है, उसने कहा और एक तीखी नजर वहाँ काम कर रहे टेंट वालों पर डाली। उसकी वो कड़क और धमकी से भरी नजर ने टेंट वालों को हल्का सुखा दिया और महज 10 मिनट के भीतर पूरी रोड बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। हाय क्या कड़क बंदा है यार, न जाने ये किस खुश नसीब के नसीब में होगा। पड़ोस की गुड़िया नाम की लड़की अनुराधा के पास आकर फुसफुसा कर बोली। मुझे पता है, बताओ क्या? अनुराधा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे जानना ही नहीं है, वरना मेरा दिल टूट जाएगा, गुड़िया हाथ जोड़कर बोली। अर्धांग इसके बाद बिना किसी की तरफ देखे चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा और हवेली के गेट के अंदर चला गया। बाहर खड़ी प्रिया की मम्मी ने राहत की सांस ली। अच्छा सुनो अनुराधा, अब बहुत देर हो रही है, ये हल्दी तो नेहा के भाई अर्धांग की छुई हुई हो गई है। अब पवित्र तो नहीं कहेंगे, पर शगुन बदल गया। तुम जल्दी से जाकर अंदर से दूसरी हल्दी पीस लाओ, थोड़ा जल्दी करना बेटा। अनुराधा ने हामी में सिर हिला दिया। नेहा ने वो हल्दी का कटोरा ले जाकर अंदर लॉबी में एक स्टूल पर रख दिया। बाहर खड़ी अनुराधा न जाने क्या सोचने लगी। उसके दिमाग में अर्धांग की कही बात गूंज गई। मेरे प्यार का रंग इतना हल्का नहीं है जो किसी और रंग की जरूरत पड़े। उसने अपना सिर झटका और वापस अंदर चली गई। उधर शास्त्री भवन में हल्दी दोबारा पीसने के चक्कर में काफी देर हो रही थी, तो एक बार फिर वसुधा ने कान्हा का फोन ट्राई करवा दिया, जो अपने दोस्तों के साथ अपनी ही किसी मस्ती में बिजी था। हेलो कान्हा, कहाँ है तू? कब से सब तेरा वेट कर रहे हैं बेटा। गौरांगी यहाँ पाटे पर बैठ चुकी है, जल्दी से वहाँ से अभिलाष की हल्दी लेकर आ। वसुधा ने फोन पर डांटा। आ रहा हूँ ताई जी, कान्हा ने मन मारकर कहा। फोन जेब में डाला और सीधे प्रिया के घर के अंदर घुस गया। वहाँ उसने देखा कि प्रिया की हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी और अभिलाष हल्दी लगवाकर बस पाटे से उठने ही वाला था। कान्हा ने सोचा कि वो जल्दी से यहाँ से अभिलाष के हिस्से की हल्दी उठाएगा, शास्त्री भवन जाकर ताई जी को देगा और फिर पूरी तरह फ्री हो जाएगा। भीड़ में से बच बचाकर वो अनुराधा के पास पहुंचा, जो इस वक्त प्रिया के गालों पर हल्दी लगा रही थी। हे मोटी, जल्दी से अभिलाष जी की हल्दी दे, ताई जी का फोन आया था। जब तक तू यहाँ मटकती रहेगी मैं अकेले ही जाकर देकर आता हूँ, कान्हा ने अनुराधा के पास आकर उसके कान में कहा। अनुराधा ने जैसे ही सुना, उसने आओ देखा ना ताओ सबसे पहले कान्हा को पकड़कर उसकी पीठ पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। मैं मोटी नहीं हूँ कमीने। बैकग्राउंड में चल रहे लाउड म्यूजिक की आवाज में वो पूरी ताकत से चिल्लाकर बोली। अरे देवर जी आइए, आपने तो अभी तक हमें हल्दी लगाई ही नहीं। प्रिया ने कान्हा को देखकर हंसते हुए कहा। दीदी से भाभी तक का सफर मुबारक हो आपको भाभी। कान्हा ने तुरंत उस कटोरे से ढेर सारी पीली हल्दी उठाई और पूरे हक से प्रिया के चेहरे पर लगा दी। ये देखते ही वहाँ का माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा और ठहाकों से भर गया। ये लो बेटा हल्दी, ये अभिलाष के हिस्से की है। प्रिया की मम्मी ने एक और कटोरा लाकर अनुराधा के हाथ में पकड़ाया। तभी वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे को मस्ती में हल्दी लगाने लगे, जिसकी शुरुआत खुद अभिलाष ने वहाँ जमा हुई लड़कियों के चेहरे पर हाथ मारकर की। अभिलाष के उस अजीब और जबरदस्ती के बर्ताव से बचने के लिए अनुराधा ने हड़बड़ाहट में अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो हल्दी का कटोरा वहीं साइड के स्टूल पर रख दिया, ठीक उसी कटोरे के पास जो नेहा ने अंदर लाकर रखा था, और खुद को अभिलाष से बचाने के लिए भीड़ में पीछे की तरफ भागने लगी। प्रिया के घर के लॉबी में जब अनुराधा और नेहा की नजर सामने स्टूल पर रखे दोनों कटोरों पर पड़ी, तो दोनों के कांटों तो खून नहीं वाली हालत हो गई। दोनों कटोरे बिल्कुल एक जैसे थे।
पर एक में नया पिसा हुआ गाढ़ा पीला पेस्ट था और दूसरे में अर्धांग की शर्ट से टकराकर वापस आया हुआ वो स्पेशल हल्दी का शगुन। नेहा, अगर नई हल्दी का कटोरा यहाँ स्टूल पर ही रखा है तो कान्हा कौन सी हल्दी लेकर गया? अनुराधा की आवाज कांप उठी। नेहा ने कुछ पल खामोशी से सामने देखा, फिर जैसे ही पूरी कड़ियों को जोड़ा मामला पूरी तरह साफ हो गया। भाई की हल्दी! वो बेहद धीमे से बुदबुदाई, पर अनुराधा के कान इतने में ही खड़े हो गए। अनुराधा बिना एक पल गवाए उल्टे पांव शास्त्री भवन की तरफ भागी। पीछे से नेहा ने फुर्ती दिखाते हुए उस दूसरी हल्दी के कटोरे को छुपाकर अंदर रख दिया ताकि इस वक्त किसी को कानो कान भनक न लगे, वरना दोनों परिवारों में ऐसा बवाल मचता जिसे संभालना किसी के बस में नहीं था। दरअसल हुआ यह था कि जब कान्हा अपनी मस्ती में लगा हुआ था तभी वसुधा ताई जी का फोन आया। कान्हा ने जल्दी जल्दी में अनुराधा से हल्दी के बारे में पूछा तो अनुराधा ने अभिलाष से बचते हुए दूर से ही हाथ के इशारे से स्टूल की तरफ इशारा कर दिया। कान्हा को लगा कि किचन के बाहर रखे स्टूल की बात हो रही है और वो बिना देखे वही हल्दी का कटोरा उठा ले गया जिसमें कुछ देर पहले अर्धांग का स्पर्श हो चुका था। अनुराधा अपनी पूरी स्पीड से दौड़ती हुई ग्राउंड के भीतर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनर्थ अपनी पूरी गरिमा के साथ संपन्न हो चुका था। अर्धांग के स्पर्श और उसकी शर्ट से लगी वो पवित्र पीली हल्दी इस वक्त गौरांगी के गालों, हाथों और पूरे चेहरे पर सजी हुई थी। वो भारी मन से सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर सिर झुकाए बैठी थी। उसे इस तरह हल्दी के रंग में रंगा देख अनुराधा के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अब कैसे बचोगी गौरांगी, जब हाथों की लकीरों में साथ ही अर्धांग का लिखा है। अनुराधा को इस तरह एकटक गौरांगी को घूरते देख आराधना और सुप्रिया भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। तुझे क्या हुआ अनुराधा, ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी है? और आई भी तो ऐसे जैसे साक्षात यमराज तेरे पीछे पड़ा हो। सुप्रिया ने उसे टोकते हुए कहा। नहीं दीदी, जानती है क्या हुआ है? अनुराधा ने हकलाते हुए वो पूरी दास्तान उन दोनों के सामने बयां कर दी, जिसे सुनते ही दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या मतलब? सुप्रिया का गला सूख गया। वही जो आप दोनों सुन रही हैं। गौरांगी को इस वक्त जो हल्दी लगी है वो अभिलाष की छुई हुई नहीं है, वो अर्धांग के हाथों और सीने से लगी हुई हल्दी है। अरे धीरे बोल, किसी और ने सुन लिया तो यही शादी का मंडप उजड़ जाएगा और ऐसा बखेड़ा खड़ा होगा कि ताऊजी सबको जिंदा गाड़ देंगे। आराधना ने अनुराधा का मुंह दबाते हुए कहा। उन तीनों ने विवश होकर सबके बीच बैठी गौरांगी को देखा, जो अनजाने में ही सही पर आज पूरी तरह उसी के रंग में रंग चुकी थी, जो इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाया गया था। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और हल्दी के सारे फंक्शन धीरे धीरे खत्म हो गए। कल प्रिया की मेहंदी की रस्म थी, इसलिए थक हार के सबने थोड़ा आराम करने का सोचा और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। इधर जब अनुराधा ने कमरे के भीतर गौरांगी को अकेले पाकर इस पूरे हल्दी ट्विस्ट के बारे में बताया तो एक पल के लिए तो गौरांगी का रोम रोम असीम तृप्त और खुशी से भर उठा, पर उसके ठीक अगले ही पल जैसे ही उसे वास्तविकता का एहसास हुआ, वो कल आने वाले तूफान की कल्पना मात्र से सिहर उठी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये बात अभी अर्धांग को नहीं पता। उसे तो यही मालूम होगा कि शास्त्री भवन में रस्में पूरी हो चुकी हैं और गौरांगी ने अभिलाष की छुई हुई हल्दी अपने बदन पर लगा ली है। अगर उसे ये गलतफहमी रह गई तो वो क्या हश्र करेगा, ये सोचकर ही गौरांगी के माथे पर ठंडा पसीना उतर आया। उसने बेहद डरी हुई आंखों से ये बात आराधना और सुप्रिया को बताई। अरे नेहा भी तो वही थी ना, वो संभाल लेगी सब, तुम फालतू की टेंशन मत लो। सुप्रिया ने धाड़स से बंधाया। अगर उसे नहीं पता चला ना तो वो सच में पागल हो जाएगा। कल तो वो यहाँ से चला गया था, पर आज शाम तक वो पक्का वापस आ जाएगा और नेहा के बताने से क्या होगा? जो हुआ वो खुद से हुआ ना। उसकी हल्दी मुझे लगी वो तो साक्षात कान्हा जी की मर्जी थी, पर मैं तो उससे दोपहर में फोन पर झूठ बोल चुकी थी ना, और मैं तो किसी और की हल्दी लगवाने ही पाटे पर बैठी थी। वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा दीदी। वो पूरी तरह सहम कर रोते हुए बोली, गौरांगी प्लीज केशव की शादी तक इस मामले को किसी तरह संभाल लो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त बहुत स्वार्थी बन रही हूँ, पर क्या करूँ, तू मेरी मजबूरी समझती है ना। आराधना ने उसके हाथ थाम लिए। मैं सब जानती हूँ आराधना दीदी, पर आप उस शख्स को नहीं जानती। वो मेरे मामले में बिल्कुल अंधा और पागल हो जाता है। मैंने किसी और के नाम की हल्दी अपने जिस्म पर लगाने का सोचा भी कैसे? वो सिर्फ इसी बात पर इस शहर को आग लगा सकता है। नहीं नहीं दीदी, मैं क्या करूं, मुझे बताइए, कल से मेरा दिमाग फटने को हो रहा है। वो पूरी तरह बिफर और आराधना के हाथ पकड़कर रोने लगी। शांत हो जा गौरांगी, हम सब समझते हैं, पर अर्धांग कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा, ये तो तय है। बस हम यही चाहते हैं कि जो भी हो वो प्रिया की शादी के बाद हो। तू तो जानती है ना, घर के बड़ों के लिए ये बात कितनी बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाएगी। वैसे अनुराधा, तुम एक काम करो, तुरंत नेहा से बात करो और उससे कहो कि वो अनिमेष से बात करे। वो दोनों खुद आगे बढ़कर ये पूरी सच्चाई अर्धांग को बता दें और उसे समझाएं। क्या कहती हो गौरांगी? आराधना ने रास्ता निकाला। वो नहीं समझेगा दीदी, वो किसी की नहीं सुनेगा। वो पूरी तरह बेहाल होकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने जितना अर्धांग के उस जुनूनी और हठी स्वभाव को जाना था, उस हिसाब से गुस्से में होने पर वो ब्रह्मा जी की भी नहीं सुनता था। समझेगा यार, तू फोन तो कर, सुप्रिया ने अनुराधा से कहा। गौरांगी चुप हो गई। वो जानती थी कि अर्धांग कभी नहीं समझेगा, और अगर उसने इस बात को उल्टा ले लिया तो उसे किस हद तक उसके भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ेगा, इसका खौफनाक अंदाजा वो अभी से लगा पा रही थी। उधर चौधरी हवेली में कदम रखते ही नेहा मैडम को भी इस पूरे रायते की खबर मिल चुकी थी। आराधना के कहे अनुसार उसने तुरंत हवेली के गलियारे में अनिमेष को ढूंढ निकाला और फुसफुसाते हुए पूरी राम कहानी सुना दी। उसने इन सब में अनिमेष की मदद मांगी ताकि अर्धांग को किसी भी तरह शांत रखा जा सके। क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें खुश अच्छा नहीं लग रहा क्या? और वैसे भी वो आराधना तो मुझे कभी चैन से जीते हुए देख ही नहीं सकती है, अनिमेष ने चिढ़ते हुए कहा। प्लीज भाई प्लीज, सिर्फ इस बार के लिए केशव भाई के लिए मान जाइए, वे बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी जिंदगी में पहली बार कोई मन्नत पूरी हो रही है, और अर्धांग भाई को तो आप खुद मुझसे बेहतर जानते हैं। गौरांगी के चक्कर में वो इस वक्त क्या कर बैठेंगे इसका अंदाजा भगवान भी नहीं लगा सकता। नेहा के इतना गिड़गिड़ाने पर अनिमेष आखिरकार किसी तरह बीच बचाव करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जैसा सोचता है नियति वैसा होने नहीं देती। वो दोनों अपनी योजना बनाकर जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, तभी सामने से नीचे आता हुआ अर्धांग उन्हें दिखाई दिया। ठीक उसी वक्त नीचे ड्राइंग रूम में अपने अपने कमरों में जाने से पहले चल रही अभियंता और कुलवंती की कुछ तीखी बातें उन दोनों भाई बहन के साथ साथ अर्धांग के कानों में भी पड़ गई, जिससे उसके बढ़ते कदम वहीं के वहीं थम गए। वो जो शास्त्री जी का दामाद बनने जा रहा है अभिलाष, उसी से ललिता की भतीजी गौरांगी का भी रिश्ता अंदर ही अंदर तय हुआ है ना।
कुलवंती ने सोफे के कुशन ठीक करते हुए पूछा। हाँ जीजी, प्रिया की मम्मी तो आज हल्दी में यही सब बात बता रही थी। वैसे जीजी, जोड़ी बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। कुछ भी कहो, अपनी गौरांगी उस लड़के से कहीं ज्यादा सुंदर और संस्कारी है। अभियंता इस बार थोड़ी तारीफ के लहजे में बोली तो पास बैठी नयनतारा ने बुरी तरह अपना मुंह बिचका लिया। हमें क्या लेना देना, ठीक ही है। जगमोहन के घर में 2-2 लड़कियां और बैठी हैं अभी। अब इतना दहेज का पैसा वो लोग कहाँ से लाएंगे, इसलिए जहाँ जगह मिल रही है वहाँ ठिकाने लगा रहे हैं। वैसे भी वो ललिता मुझे एक आंख नहीं भाती कभी। कुलवंती ने जहर उगला। वैसे गौरांगी की शादी तो केशव के बाद होने वाली है ना, तो फिर इन लोगों ने आज ही उसकी हल्दी काहे कर ली। अभियंता ने एक बार फिर अपनी जासूसी बुद्धि दौड़ाई। सीढ़ियों पर खड़े अनिमेष और नेहा ने बुरी तरह डरते हुए अर्धांग के चेहरे की तरफ देखा, जो इस वक्त बर्फ से भी ज्यादा ठंडा और सर्द हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा छा गया था। अर्धांग, अर्धांग रुक भाई। अनिमेष ने पीछे से भागकर उसे अहाते में पकड़ा तो अर्धांग ने एक ही झटके में अपना हाथ इस तरह छुड़ाया कि अनिमेष 2 कदम पीछे जा गिरा। भाई मेरी बात तो सुनिए, आप इस वक्त रात के 10:30 बजे कहाँ जा रहे हैं? नेहा ने रोते हुए पूछा। अभी के अभी उसके घर, इस तमाशे को हमेशा के लिए खत्म करने। उसकी आवाज में एक अजीब सी दहाड़ थी। रात 10:30 बजे? पागल हो गए हो क्या भाई? अनिमेष ने सामने आकर उसका रास्ता रोका। अर्धांग ने जब अपनी लाल सफेद आंखें घुमाकर उसकी तरफ देखा तो उन आंखों में तैरते हुए साक्षात काल को देखकर एक पल के लिए अनिमेष जैसा कड़क लड़का भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। देख भाई, जाने से पहले सिर्फ एक बार गौरांगी से बात कर ले। अनिमेष ने पैंतरा बदला। उससे अब कोई बात नहीं होगी। अब इस जिंदगी में जो कुछ भी होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और शख्स के बारे में सोचने की भी? उसके पूरे जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा रंग चढ़ेगा। लेकिन उसने आज अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। बोलकर वो जैसे ही अपनी सफारी के गेट की तरफ बढ़ा, अनिमेष ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों के मजबूत घेरे में जकड़ लिया। नेहा, तुरंत फोन कर आराधना को और बोल कि अभी के अभी गौरांगी को घर से बाहर लेकर आए, जल्दी। अनिमेष चिल्लाया। हाँ भाई। बोलते हुए नेहा ने कांपते हाथों से नंबर डायल कर दिया। उधर अर्धांग ने अपनी पूरी ताकत से एक झटका दिया और अनिमेष एक तरफ जा गिरा। वो जैसे ही दोबारा गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, अनिमेष फुर्ती से हवेली के मेन लोहे के गेट पर जाकर उसकी छाती के सामने खड़ा हो गया। रुक, तू इस तरह आधी रात को किसी के घर में तांडव करने नहीं जा सकता। वो डरते हुए, कुछ अटकते हुए कड़क कर बोला। हटो भाई, अगर इस वक्त आपको कोई गहरी चोट लगी तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अर्धांग के जबड़े भींच गए। अरे हाँ, वो चोट पे देख लूंगा। अरे नेहा, मेरे मरने का वेट कर रही है क्या? आराधना से बात हुई या नहीं? उसने दांत पीसते हुए चिल्लाकर पूछा। हाँ भाई, बोल दिया, वे लोग बाहर ही आ रही है, नेहा ने हाफते हुए कहा। शास्त्री भवन के भीतर अनुराधा ने हाफते हुए कहा। गौरांगी, अर्धांग इसी वक्त यहाँ आ रहा है, हवेली से निकल चुका है। ये सुनते ही गौरांगी के साथ साथ आराधना और सुप्रिया का भी गला पूरी तरह सूख गया। अब क्या होगा दीदी? गौरांगी बुरी तरह कांपने लगी। होगा क्या यार, जाओ तुम दोनों बाहर जाओ और उसे किसी भी तरह गली के नुक्कड़ पर ले जाओ। उससे बात करो, उसे समझाओ कि अभिलाष की हल्दी तुम्हें नहीं लगी है। इस बात को यही संभाल लो गौरांगी, वरना आज रात इस घर में ऐसा तूफान आना पक्का है जिसे ताऊ जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आराधना ने उसे धक्का दिया। पर दीदी, अब पर्वत छोड़ गौरांगी, अर्धांग तेरी बात जरूर सुनेगा, इतना हम सब जानते हैं। बस तू उसे किसी भी कीमत पर इस वक्त घर के अंदर मत आने देना। हम यहाँ अंदर सबको संभाल लेंगे। घर में बाकी सब सो चुके हैं और हम किसी को कानो कान पता नहीं चलने देंगे। आराधना और सुप्रिया ने बेहद धीमे कदमों से आगे बढ़कर घर का मुख्य दरवाजा खोला और गौरांगी को बाहर धकेल दिया। वो दोनों खुद अंदर से किवाड़ के पास कान लगाकर खड़ी हो गई ताकि अंदर बड़ों की कोई आहट जान सके। दीदी, गौरांगी ने एक बार फिर बाहर से बेचारगी से पुकारा। सब संभाल लेना गौरांगी, आराधना ने खिड़की के झरोके से इशारे से कहा। वो अपने जीवन के अनुभव से इतना तो जान ही चुकी थी कि अर्धांग चाहे कितना भी बड़ा कसाई क्यों न बन जाए, वो गौरांगी की बात के आगे हमेशा घुटने टेक देता है, वरना अब तक वो शास्त्री भवन को मिट्टी में मिला चुका होता। गौरांगी बेहद कांपते हुए कदमों से गली के अंधेरे मोड़ की तरफ आई, जहां अनिमेष को एक तरफ ढकेलकर अर्धांग गुस्से में गेट खोलकर बाहर निकला ही था। वो जैसे ही शास्त्री भवन के चबूतरे की तरफ बढ़ने लगा, गौरांगी ने लपक कर उसका भारी और तपता हुआ हाथ अपने दोनों छोटे हाथों में पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा, वो पूरी ताकत से चिल्लाकर बोला। उसकी वो भयानक कड़कती आवाज सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी आराधना, अनुराधा और सुप्रिया भी अंदर तक सहम गई। आराधना जैसे ही किवाड़ खोलकर आगे बढ़ने को हुई तो बाहर खड़े अनिमेष ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने का इशारा किया। अर्धांग की वो कोयले जैसी लाल आंखें, गुस्से से तपता हुआ चेहरा और भींची हुई मजबूत मुट्ठियां देखकर गौरांगी बिल्कुल खामोश रह गई। उसने रोते हुए बस नाम में अपना सिर हिला दिया। वो अंदर से ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो चाहे लाख गुस्से में क्यों ना हो, वो उसे कभी कोई शारीरिक तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। उसका ये रोते हुए नाम में सिर हिला देना अर्धांग के भीतर सुलगती आग को और हवा दे गया। उसने झटके से अपना हाथ मोड़ा और उसी हाथ से उसकी नाजुक कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि गौरांगी के मुंह से सिसकी निकल गई। उसने उसका हाथ अपने रास्ते से पूरी तरह छुड़ा लिया। वो जैसे ही दोबारा शास्त्री भवन के दरवाजे की तरफ मुड़ने लगा, तुम्हें मेरी कसम है, मत जाओ अंदर। गौरांगी के गले से रूंधकर बस इतना ही शब्द बाहर निकल पाया। कसम का नाम सुनते ही अर्धांग के बढ़ते हुए भारी कदम वहीं के वहीं फ्रीज हो गए। उसने एक भयानक झटके के साथ पीछे मुड़कर देखा। बिना एक शब्द बोले उसने आगे बढ़कर गौरांगी को किसी सूखी लकड़ी की तरह अपनी मजबूत बाहों में उठाया और हवा में लहराते हुए सीधे सफारी की तरफ बढ़ा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर की सीट पर पटका, खुद दूसरी तरफ से दौड़कर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को एक ही झटके में बैक करके इतनी तूफानी स्पीड से उन सबके सामने से मोड़ ले गया कि वहां खड़े अनिमेष, नेहा और दरवाजे के पीछे खड़ी बहनों की आंखें धूल और हेडलाइट की रोशनी से एक पल के लिए बंद हो गई। अनिमेष, सब ठीक तो होगा ना? आराधना ने बाहर आकर घबराते हुए पूछा। अनिमेष ने गहरी सांस ली और अपनी शर्ट के कॉलर ठीक करते हुए बोला, तुम लोग फालतू की टेंशन मत लो। तुमने अभी देखा नहीं क्या, वो उस लड़की से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अब जहाँ प्यार इस कदर हावी होगा वहाँ तकलीफ और गुस्सा भी उसी शिद्दत का होगा। वो ऐसा ही है, जो कुछ भी करता है पूरी शिद्दत से करता है। आराधना ने आसमान की तरफ देखा। अब आगे की सोचो आराधना, आज तो सिर्फ हल्दी का ये हाल था, कल को जब शादी का मंडप सजेगा तब क्या होगा? अनिमेष की आवाज में इस बार एक गहरी और गंभीर चिंता थी। ये सुनते ही आराधना भी किसी गहरी असमंजस में डूब गई।
उधर हवेली की ऊंची छत की मुंडेर पर खड़ी नयनतारा और सोना ने जब दूरबीन और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में ये सब देखा तो उन्हें पूरी बात तो समझ नहीं आई, पर आधी रात को अर्धांग का इस तरह सरेआम गौरांगी का हाथ पकड़ना, फिर उसे पूरी दुनिया के सामने अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में भर ले जाना, नयनतारा के तन बदन में जलन की एक भयानक आग लगा गया। जिस शख्स की एक अदद सीधी नजर के लिए वो बरसों से तरसती आ रही थी, वो शख्स किसी और लड़की को इतने हक और दीवानगी से छू रहा है। ये मंजर देखकर ही वो गुस्से और ईर्ष्या से पागल होने लगी। सोना भी अपनी बहन का ये हाल देखकर गंभीर हो गई और पैर पटकती हुई नीचे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जहां वो अब अनिमेश के आने का इंतजार करने वाली थी। वहीं गाड़ी के बगल से तूफानी गति से गुजरते वाहनों की केवल एक धुंधली सी परछाई देखकर गौरांगी का दिल बैठ गया। वो समझ चुकी थी कि अर्धांग इस समय किस खौफनाक रफ्तार से गाड़ी उड़ा रहा है। उसने बेहद बेबसी और डर से मुड़कर अर्धांग की तरफ देखा, जो बिना पल के झपकाए सामने सड़क पर नजरें टिकाए हुए था। उसके चेहरे पर फैली कड़क थकावट और आंखें साफ बयां कर रही थी कि वो अंदर ही अंदर किसी भयानक आग में जल रहा था। गौरांगी ने कांपते हुए हाथों से जैसे ही उसके कंधे को छुआ, अर्धांग ने एक झटके में पूरी ताकत से ब्रेक पेडल दबा दिया। गाड़ी भयानक आवाज के साथ सड़क पर कई मीटर तक घसीटती हुई दूर जाकर रुकी। गौरांगी की तो मानो सांसें ही अटक गई। उसने डर के मारे झटके से अपनी आंखें बंद कर ली। ब्रेक के दबाव से वो जैसे ही आगे डैशबोर्ड से टकराने वाली थी, अर्धांग ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी मजबूत हथेली आगे बढ़ा दी, जिससे वो वहीं सीट पर रुक गई। वो बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरा, मुड़कर दूसरी तरफ आया और उसका दरवाजा खोलकर हाथ पकड़कर उसे झटके से बाहर निकाला। प्यार करता हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कुछ भी कर दोगी और मैं हर बार तुम्हें माफ कर दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी किसी और के बारे में सोचने की भी? उसने बेहद हिंसक गुस्से में उसके दोनों कंधे पकड़कर हिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में उतरी हुई खून जैसी लाली और कंधों पर उसकी उंगलियों की मजबूत पकड़ गौरांगी को उसके भीतर सुलगते बारूद का एहसास बखूबी करा रही थी। मेरी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। वो उसके इस रौद्र वजूद से पूरी तरह सहम कर बेहद धीमे से रोते हुए बोली, एक शब्द भी नहीं। आंखें पढ़ सकता हूँ तुम्हारी, तुम सिर्फ मेरी हो और ये बात मुझे तुम्हारे मुंह से भी सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। वो उसे हल्का सा झटक कर दहाड़ा। फिर कैसे कैसे किसी और के नाम की हल्दी तुमने खुद पर लगा दी? कैसे? मैंने साफ बताया था कि दुनिया की हर मुसीबत बर्दाश्त कर लूंगा, पर किसी और की परछाई भी तुम्हारे इस बदन पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे आजमाओ मत गौरांगी, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, खुद को भी तबाह कर लूंगा, पर तुम्हें किसी और का नाम तक नहीं लेने दूंगा। इस बार वो पूरी तरह बिफर पड़ा। उसकी बंधी हुई मुट्ठियां, चेहरे पर बिखरे बाल और पसीने से तरबतर हो चुकी ब्लैक टी शर्ट साफ बयां कर रही थी कि वो किस हद तक खुद को कंट्रोल किए हुए था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक न जाने क्या कर चुका होता। तुमने दोपहर में मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी बात मानकर मैं शांत रहा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बोलते ही उसने सफारी के फ्रंट शीशे पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। बाहर इतना सटीक और भयानक था कि गाड़ी का मोटा शीशा झटक कर तुरंत बिखर गया, जिसकी नुकीली खिरचें सीधे उसकी हथेली को घायल कर गई। अर्धांग के हाथ से खून की बहती हुई लाल धार को देखकर गौरांगी की आंखों के आगे धुंध छा गई। गौरांगी हवा में लहराई और चक्कर खाकर सीधे जमीन की तरफ गिरने लगी। गौरांगी को इस तरह डहते देख अर्धांग का सारा गुस्सा 1 माइक्रोसेकंड में काफूर हो गया। उसकी जगह एक असीम डर और तड़प ने ले ली। उसने बिजली की फुर्ती से आगे बढ़कर उसे जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उसकी आंखों में एक भयानक बेचैनी उतर आई। वो वहीं सुनसान सड़क के किनारे जमीन पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में समेटे हुए उसके पीले पड़ चुके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया। गौरांगी, बाबू, बच्चा, आंखें खोलो प्लीज, वो पूरी बेकरारी से चिल्लाया। उसने तुरंत उसे गोद में उठाया, गाड़ी की अगली सीट पर लिटाया और डैशबोर्ड से पानी की बोतल निकालकर उसके चेहरे पर हल्के से पानी की छींटे मारी। गौरांगी की बंद पलकों में थोड़ी हरकत हुई, तब जाकर अर्धांग के हलक में अटकी हुई सांसें वापस आईं। उसने धीरे से उसे सहारा देकर पानी पिलाया और उसके बाद तुरंत उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही वो अर्धांग के सीने से लगी, एक असीम सुकून गौरांगी के रोम रोम में समाता चला गया। उसने अपनी भारी आंखें खोली तो अर्धांग के वजूद की वही जानी पहचानी खुशबू उसकी सांसों में उतर गई। वो इस वक्त जितना गुस्सा था, उससे 1000 गुना ज्यादा पवित्र प्यार और फिक्र उसके स्पर्श में महसूस हो रही थी। यही तो अदा थी उस शख्स की। उसका गुस्सा उसके अगाध प्रेम के सामने महासागर में पानी की एक छोटी सी बूंद के बराबर भी नहीं था। ठीक हो बाबू, वो उसके सिर पर अपने होठ रखकर उसे बार बार चूमते हुए बेहद रूंधे गले से बोला। मुझे किसी और के नाम की हल्दी नहीं लगी थी, आपकी ही हल्दी लगी थी। उसके पिछले सवाल का जवाब देते हुए वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर धीरे से बुदबुदाई। मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो गौरांगी, और कुछ नहीं। मैं मजबूर हो चुका हूँ तुम्हारे आगे। इस कदर तुम पर अपना हक समझता हूँ कि उतना तो मेरा खुद के वजूद पर भी नहीं है, उसने बेबसी से कहा। तो गौरांगी ने उसके सीने से सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मैं सच बोल रही हूँ, आपकी ही हल्दी लगी थी मुझे, बोलकर उसने शाम को सड़क पर नयन के टकराने से लेकर कान्हा की उस गलती तक की पूरी दास्तां उसे सुना दी। अर्धांग बस शांत होकर उसके चेहरे को देखता रहा और उसकी एक एक बात उसके भीतर बचे कुछ गुस्से के बारूद को पूरी तरह शांत करती चली गई। उसके माथे पर आए बिखरे बालों को सही करने के लिए अर्धांग ने जैसे ही अपना दायां हाथ बढ़ाया, गौरांगी का ध्यान तुरंत उसकी हथेली पर गया और वो फिर से परेशान हो उठी। शीशे की किरचों के कारण उसके हाथ से अब भी हल्का सा खून रिस रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर ले आई। बोतल के पानी से उसका घाव हल्का सा धोने के बाद उसने अधिकार से अर्धांग की जीन्स की पॉकेट से उसका रुमाल निकाला और बहुत सलीके से उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। इतना गुस्सा करना जरूरी है क्या? एक बार मेरी बात तो सुन लेते, उसने भरे हुए गले और नम आंखों से उसे डांटते हुए कहा। तो अर्धांग ने बिना कुछ कहे एक बार फिर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। ज्यादा गुस्सा हो गया था क्या मैं? उसने गौरांगी के सिर पर अपना गाल टिकाकर आंखें बंद करते हुए बेहद धीमे से पूछा। आई एम सॉरी बाबू, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इस कदर कि तुम्हें किसी और के साथ सोच लेने भर से ही मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दोबारा कभी ऐसा मत करना। मैं दुनिया की हर चीज सह लूंगा तुम्हारे लिए, बस तुम्हें किसी और के साथ कभी बांट नहीं सकता, कभी भी नहीं। बोलो,
आगे से कोई बात मुझसे कभी नहीं छुपाओगी ना? वो उसके सीने से और कसकर सट गई और उसकी ब्लैक टी शर्ट को अपनी छोटी सी मुट्ठी में भींचकर आंखें बंद कर ली। तुम सिर्फ मेरी हो ना? बोलो। सिर्फ आपकी। गौरांगी के मुंह से ये सुनते ही अर्धांग ने अपनी पकड़ उस पर और ज्यादा मजबूत कर दी। अब आप भी मुझसे एक वादा कीजिए, कहिए कि केशव भाई की शादी खत्म होने तक आप घर पर इस बारे में कोई तमाशा या बात नहीं करेंगे। गौरांगी ने उम्मीद से अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। अर्धांग उसके इस मासूम चेहरे के आगे पूरी तरह कमजोर पड़ गया। वो तो उसके दिल की धड़कन थी, भला वो उसे किसी असमंजस या तकलीफ में कैसे देख सकता था? उसकी कही बात को टालना अर्धांग के बस में कभी था ही नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ भाई की शादी तक ही शांत हूँ, उसके बाद नहीं, उसने साफ शब्दों में कहा। तो गौरांगी ने राहत में अपनी सहमति का सिर हिला दिया। जूड़े से पूरी तरह खुल चुके उसके वे बिखरे हुए काले बाल, रोने के कारण लाल हो चुकी आंखें, गुलाबी होंठ, चेहरे की पीली रंगत और उस पीले अनारकली सूट में वो आधी रात को चांदनी के नीचे खड़ी अर्धांग को अपनी पूरी कायनात जैसी लगी। अब जाकर अर्धांग ने उसे पूरी तरह अपनी आंखों के रास्ते रूह में उतारा था। उसने बहुत प्यार से उसके बालों को बांधा, उन्हें सही किया, उसके माथे को चूमा और फिर उसके कंधे से ढकेलते हुए दुपट्टे को सलीके से उड़ाते हुए पूछा, खाना खाया था आज दोपहर में? हाँ, सच बोलो। उसने अपनी आंखें थोड़ी छोटी करके उसे घूरते हुए पूछा। नहीं, वो अपराधी की तरह धीरे से बोली। चलो फिर। कहाँ? तुम सब कुछ मुझे पहले ही बता देती हो ना, जो मैं भी तुम्हें हर बात एडवांस में बताऊं? उसने उसकी पिछली बात पर तंज कसते हुए कहा। जिद्दी कहीं के। वो उसकी बात का मतलब समझकर बेहद धीमे से मुस्कुराते हुए बोली। सुनाई दे रहा है मुझे सब, उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। सुनाने के लिए ही तो बोला है। वो मुंह छिपाकर मुस्कुराई और गाड़ी के भीतर बैठ गई। इधर चौधरी हवेली के भीतर अनिमेश के कमरे में पिछले 1 घंटे से एक कड़क माहौल बना हुआ था, जिसे पूरी तरह सोना ने अपनी बौखलाहट से तैयार किया था। तुम्हें ये सब पहले से पता था ना अनिमेश? सोना कमरे में चक्कर काटते हुए पूरी तरह भड़की हुई आवाज में बोली। हाँ, मुझे सब पता था, तो क्या उखाड़ लेता मैं? और चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि अब तुम्हें भी सब कुछ पता चल गया है, तो तुम क्या कर लोगी, बताओ मुझे? अनिमेश अब वाकई रात भर की भागदौड़ और अपनी पत्नी के तानों से थक चुका था, तो आखिरकार उसका सब्र टूट गया और वो कड़क कर बोल ही पड़ा। मैं सुबह होते ही घर में दादाजी और सबको ये पूरी सच्चाई बता दूंगी, सोना ने धमकी दी। ओह कम ऑन सोना, आधा काम तो वैसे भी अर्धांग कल डाइनिंग टेबल पर खुद ही कर चुका है, सिर्फ उस लड़की का नाम लेना बाकी है, और वो सिर्फ एक बेहद खास कारण से रुका हुआ है, वरना वो अब तक पूरे शहर में ढिंडोरा पीट चुका होता। और तुम्हें क्या लगता है तुम पूरे घर को अपने फेवर में कर लोगी और अर्धांग को रोक लोगी? बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। अनिमेश बेड से उठा और उसके करीब आकर बोला, जो अर्धांग अपनी मरी हुई माँ के एक वादे के खातिर सब कुछ दांव पर लगाकर दादाजी के समाज के लिए खुद जेल तक जा सकता है, तुम खुद सोचो कि वो उस लड़की के लिए किस हद तक जा सकता है, जो इस वक्त उसके जीने की एकमात्र वजह है। इस पूरे जिले में किसी माई के लाल में इतनी औकात नहीं है जो उसे गौरांगी से दूर कर पाए, यहाँ तक कि खुद गौरांगी की भी नहीं। वो बेहद सपाट और ठंडे शब्दों में बोला, तो सोना के सारे तेवर एक पल में ढीले पड़ गए। वो पूरी तरह हताश होकर बेड के किनारे बैठ गई। पर अनिमेश, मेरी बहन नहीं तारा का क्या होगा? वो तो पूरी तरह टूट जाएगी ना, वो बेबसी से रोते हुए बोली। तो अनिमेश ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। देखो सोना, तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसे प्यार से समझाओ, और प्लीज आने वाले दिनों में कोई भी बेवकूफी मत करना, वरना अर्धांग के असली रूप को तुम अच्छी तरह जानती हो। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने पहली बार उस लड़के को खुद के लिए थोड़ा सा स्वार्थी बनते हुए देखा है, तो उसकी इस इकलौती खुशी के आड़े आने की कोशिश मत करो, वरना वो इस पूरे परिवार को मलबे में तब्दील कर देगा। बोलकर उसने कमरे की लाइट ऑफ की और दूसरी तरफ मुंह करके बेड पर लेट गया। सोना अंधेरे में बैठी भरी आंखों से नयनतारा के उन तमाम तीखे सवालों के जवाब ढूंढने लगी जो उसकी बहन कल सुबह उठते ही उससे पूछने वाली थी। अर्धांग ने गाड़ी सड़क किनारे एक हाईवे ढाबे से थोड़ी दूर छांव में लगाई। गौरांगी गाड़ी की कांच वाली खिड़की से एकटक थोड़ी दूरी पर खड़े अर्धांग को देख रही थी। वो वहाँ उनके लिए खाना पैक करवा रहा था। वो इस वक्त ब्लैक वी-नेक टी-शर्ट, नीचे डार्क जीन्स और पैरों में नॉर्मल स्लीपर्स पहने हुए था, पर इस सिंपल लुक में भी उसके पूरे वजूद से एक गजब का आकर्षण और रुतबा झलक रहा था। उसकी वो साफ गोरी रंगत और माथे पर आ रहे वो सिल्की बाल, जिन्हें वो बार बार अपनी घायल हथेली से पीछे की तरफ सही कर रहा था, और वे बार बार अपनी ही जिद में बिखर कर उसकी आंखों पर आ रहे थे। वो सचमुच साक्षात कामदेव जैसा दिख रहा था। तभी पास ही में एक बड़ी ट्रैवल बस आकर रुकी, जिसमें से किसी कॉलेज टूर की कई लड़कियां नीचे उतरी। अर्धांग को उस लुक में खड़े देखकर वे सब आपस में फुसफुसाते हुए मुस्कुराने लगी और बार बार मुड़कर उसी को देखने लगी। अर्धांग का वजूद था ही ऐसा नहीं था कि दुनिया में और लड़के हैंडसम नहीं होते, पर अर्धांग के भीतर उसकी स्वर्गीय माँ का निखरा हुआ रंग और उसके पिता संग्राम चौधरी की कड़क शख्सियत का कुछ ऐसा अनूठा मेल था कि वो भीड़ में भी सबसे अलग और मुकुट की तरह चमकता था। ऊपर से इस वक्त गुस्से और फिक्र के कारण उसकी रंगत और ज्यादा खिली हुई लग रही थी। उसे अच्छा दिखने के लिए किसी बनावट की जरूरत नहीं थी। वो जो कुछ भी पहन लेता या कर लेता वही ट्रेंड बन जाता था। उन लड़कियों को इस तरह दीवानगी से अर्धांग को घूरते देख गाड़ी के भीतर बैठी गौरांगी को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। उसके भीतर जलन की एक तीखी लहर दौड़ गई। वो तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली, लंबे कदम बढ़ाती हुई सीधे अर्धांग के करीब पहुंची और बिना कुछ सोचे समझे उसका बायां हाथ अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। अर्धांग ने अचानक उसके इस पॉजिटिव बर्ताव को देखकर गहरी हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? अंदर क्यों नहीं बैठी? चलिए यहाँ से, जो कुछ भी मिल गया है वही पैक करवा कर गाड़ी में खा लेंगे, वो चिढ़कर बोली। सिर्फ सब्जी रोटी ही खा लोगी या कुछ मीठा भी ना हो? वो मुस्कुराते हुए बोला, और उसकी नाजुक उंगलियों के बीच अपनी उंगलियों की पकड़ को और ज्यादा मजबूत करते हुए उसने गौरांगी को खींचकर बिल्कुल अपने वजूद के करीब सटाकर खड़ा कर लिया। गौरांगी ने मुड़कर एक बार फिर उन कॉलेज की लड़कियों की तरफ देखा, जो अर्धांग के इस नए लुक और उनके इस करीबी को देखकर अब भी उन्हें देखना छोड़ नहीं रही थी। गौरांगी का मुंह पूरी तरह चिढ़ से लाल होने लगा। अर्धांग ने पूरी नासमझी से पहले गौरांगी के उस सुलगते हुए चेहरे को देखा, फिर अपनी गर्दन घुमाकर पीछे लड़कियों की तरफ देखा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। सच तो ये था कि वो कभी किसी और पर ध्यान देता ही कहा था। इस पूरी कायनात में अगर उसकी नजर किसी के लिए उठती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ गौरांगी थी। बाकी दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, कौन उसे देखता है या नहीं देखता, इस बात से अर्धांग को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस हर पल गौरांगी की इन खूबसूरत आंखों में खुद को पूरी तरह डूबते हुए देखना चाहता था।
खाना टाइम से खाया करो, वरना मुझसे लड़ोगी कैसे? अर्धांग ने उसका हाथ थामकर निवाले को खुद गौरांगी के मुंह के करीब ले जाते हुए कहा। मैं लड़ती ही कहाँ हूँ? गौरांगी ने मासूमियत से मुंह फुलाया। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तुम्हारी तरह? अर्धांग ने आंखें तिरछी की। अब ताना मारना बंद करो, अभी खत्म नहीं हुई है वो बात। नहीं, और ना कभी होगी। फायदा उठाती हो तुम मेरी शराफत का। अर्धांग ने प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा। शराफत? और तुम? कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? जिस तरीके से तुम गुस्सा करते हो ना, जान ही निकाल देना मेरी एक दिन। वो उसकी पट्टी बंदी हथेली को देखकर धीरे से बोली। उसकी टेंशन ना लो, इतना आसान नहीं है मुझसे पीछा छुड़ाना। पूरी जिंदगी झेलना है अभी मुझे, और अगली बार कोई भी ऐसी बात मुझे अगर पता चले तो सोच लेना तुम। वो धमकी के लहजे में बोला। गौरांगी तिलमिला उठी। उसने खाना वापस प्लेट में रखा और मुंह मोड़कर बैठ गई। मुझे घर छोड़ दो, नहीं खाना। वो रूठ कर दूसरी तरफ देखने लगी। इधर देखो। उसने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाना चाहा, पर गौरांगी ने हाथ झटक दिया। अर्धांग का सब्र जवाब दे गया। उसने बिना कुछ कहे उसे सीधे उसकी कमर से पकड़ा, अपनी गोद में उठा लिया और सीट एडजस्ट करके खुद के ऊपर बिठा लिया। गौरांगी इस अचानक हुए हमले से हल्की सी असहज हुई। छोड़ो, क्या कर रहे हो? बैठी रहो और चुपचाप खाना खाओ और मुझे भी खिलाओ। देख रही हो हाथ में चोट लगी है मेरे, कभी कभी फिक्र भी कर लिया करो मेरी। वो गंभीर आवाज में बोला। उसकी हथेली पर बंधा हुआ खून से सना रुमाल देखकर गौरांगी की आंखें सचमुच गहरी फिक्र और पश्चाताप से भर आई। उसने बिना कुछ बोले चुपचाप निवाला तोड़ा और उसे खिलाने लगी। खाना खाने के बाद अर्धांग ने सीट को थोड़ा और पीछे झुका लिया था। उसने गौरांगी को अपने सीने से सटाया और आंखें बंद की और बेहद धीमी आवाज में बुदबुदाया। सुनो, रुको ना थोड़ी देर, अभी बस थोड़ी देर में छोड़ दूंगा तुम्हें। गौरांगी को उसकी सांसों की गर्म तपिश अपने गले पर महसूस हुई, तो वो न जाने किन अनछुए एहसासों से घिर गई। कुछ पलों के लिए तो उसके गले से आवाज आनी ही बंद हो गई। अर्धांग का इस कदर उसके करीब होना उसके पूरे वजूद को झकझोर के रख रहा था। नहीं, कोई जग गया इस बीच तो। और फिर बाबूजी बहुत जल्दी जग जाते हैं। वो कुछ अटकते हुए बोली। चलो प्लीज मुझे घर छोड़ दो, दीदी भी बहुत टेंशन में होगी, और मैं अपना फोन भी साथ नहीं लाई हूँ। वो लगातार बोलती रही, पर जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने थोड़ा नीचे झुककर देखा। अर्धांग की सांसें गहरी और भारी हो चुकी थी। वो थकावट के मारे सो चुका था। पहले तो उसने जगाने का सोचा, पर फिर उसकी नजर उसके चेहरे पर जाकर ठहर गई। सुर्ख लाल होठ, माथे पर बेतरतीब बिखरती हुई सिल्की बाल और घनी पलकों के पीछे ढकी उसकी वो गहरी आंखें। वो उसकी कमर को अपने एक मजबूत हाथ से घेरे, उसके सीने पर सिर रखे पूरे हक और सुकून से सो रहा था। वो एकटक उसे निहारती रही। जहाँ अब असीम सुकून था, वहाँ कुछ पल पहले कितना भयानक गुस्सा, तड़प और बेचैनी थी। वो चिल्लाकर लड़कर दुनिया भर की बातें सुनाकर और धमकियां देकर आखिरकार थक चुका था। पर मजाले जो एक पल के लिए भी उससे दूर हुआ हो, नाचना तो उसे उसके सिर पर ही था। हे काना, इसे मुझे ही देना था क्या? वो खुद से ही बुदबुदाकर मुस्कुरा पड़ी। रात के शांत माहौल में जब दूर किसी मंदिर की सुबह की घंटियों की हल्की सी आवाज गौरांगी के कानों में पड़ी तो वो होश में आई। फिर कुछ याद आते ही वो हड़बड़ाकर उठने लगी, पर जैसे ही उसने करवट ली उसकी कमर में एक असहनीय दर्द उठा। हुआ ये था कि अर्धांग के सीने पर सिर रखकर उसकी खुद की आंख भी लग गई थी, और सोते सोते ही अर्धांग ने उसे अपने नीचे पलट लिया था। गाड़ी की सीट सही पोजीशन में सेट न होने के कारण अर्धांग के भारी वजूद के दबाव से गौरांगी की पूरी कमर अकड़ चुकी थी। उसने आंखें खोली तो दर्द को किनारे रखकर उसे घर की याद आते ही एक भयानक झुरझुरी आ गई। उसने थोड़ा ऊपर होकर अर्धांग की पॉकेट से उसका मोबाइल निकाला। स्क्रीन देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुबह के 3:30 बज चुके थे। उठो! उसने अर्धांग के कंधे पकड़कर उसे खुद पर से हटाने की नाकाम कोशिश की, पर वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाई। गौरांगी की इस हलचल से अर्धांग की नींद टूटी। उसने अपनी अनींदी आंखें खोलकर नींद में डूबी आवाज में कहा, क्या है? नींद में भी चैन नहीं है क्या तुम्हें? उठो, घर लेकर चलो मुझे, 3:30 बज चुके हैं, और हटो ऊपर से। वो घबराकर चिल्लाई तो अर्धांग हड़बड़ाकर उठकर सीधा बैठा, जिससे उसका सिर गाड़ी की छत से जोर से टकराया। सब तोड़ डालो तुम, कल हाथ तोड़ा, फिर मेरी कमर अकड़ा दी, और अब अपना सिर भी तोड़ डालो। गौरांगी अपनी कमर पकड़कर कर्रा उठी। आउच! दिखाओ कहाँ दर्द हो रहा है? अर्धांग ने अपना सिर दर्द भूलकर फिक्र से पूछा। नहीं, अब सीधे घर चलो प्लीज। वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। अर्धांग जो अब तक उसकी बाहों के खुमार से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था, उसने मोबाइल पर टाइम देखा। हाँ चल रहा हूँ, बोलकर उसने गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। धीरे से चलाओ, हाथ में दर्द है ना आपके? उसने अर्धांग की घायल हथेली को देखकर अपने चेहरे पर दर्द के भाव लाते हुए कहा। वो उलझा हुआ सा उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नशीली आंखें साफ बयां कर रही थी कि वो बेमन से बस उसकी बात सुन रहा था। उसका मन वापस उसी की बाहों में सिमटकर सोने का था, पर वो कह नहीं पाया। लेकिन उसकी आंखें कुछ कहे और गौरांगी ना समझे, ऐसा कभी हो सकता था क्या? वो सब समझकर धीरे से बोली, अभी चलते हैं, शाम को फिर बात करेंगे। अर्धांग ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, अपने बालों को हाथ से पीछे किया और गाड़ी को वापस शास्त्री भवन की तरफ मोड़ लिया। 10 मिनट भी नहीं लगे और अर्धांग ने गाड़ी सीधे शास्त्री भवन के बाहर गली के नुक्कड़ पर लगा दी। उसकी तूफानी स्पीड देखकर अगर कोई और वक्त होता तो गौरांगी पक्का उसे डांटती, पर अभी वो समय नहीं था। अपना फोन दीजिए मुझे, उसने कहा तो अर्धांग ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने जल्दी से आराधना दीदी का नंबर डायल किया। हेलो दीदी, मैं बाहर गली में हूँ, वो डरी डरी सी बोली। पर दूसरी तरफ से आराधना ने जो कहा उसे सुनकर गौरांगी की रूह कांप गई। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर सीधे उसकी गोद में गिर गया। क्या हुआ? इस तरह क्यों परेशान हो रही हो? अर्धांग ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा। बाबूजी, बाबूजी जाग गए हैं, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? वो भर आई आंखों से कांपते हुए बोली। बिल्कुल चुप, शांत हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा, बस घर के अंदर ही जाना है ना तुम्हें? उसने बेहद प्यार से और उसका चेहरा थाम कर पूछा। हाँ, उसने रोते हुए हामी भरी। दीदी से पूछो कि तुम्हारे बाबूजी अभी इस वक्त घर में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? अर्धांग ने दिमाग दौड़ाया। गौरांगी ने दोबारा फोन कान से लगाया और पूछा। फिर अर्धांग को बताया, वो अभी बाथरूम में नहा रहे हैं। गुड, चलो फिर। कहाँ? अंदर? पर तुम कैसे जाओगे अंदर? चलो अब, इससे पहले कि वो नहाकर बाहर आ जाए।
बोलकर उसने गौरांगी का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर निकाला। फिर मोबाइल खुद अपने हाथ में लेकर वो सीधे आराधना से बात करने लगा। हेलो दीदी, आप तुरंत मुख्य दरवाजे पर आइए। पर अर्धांग, हमारा मेन बाथरूम तो ठीक मुख्य द्वार के सामने वाले गलियारे में ही है। आराधना ने अंदर से घबराते हुए कहा। आप बस आकर कुंडी खोलिए। अर्धांग की आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। आराधना डरते डरते बाहर आंगन में आई। उसने बेहद धीमे से मुख्य दरवाजा खोला। जैसे ही गौरांगी दबे पांव अंदर आई, ठीक उसी वक्त बाथरूम के भीतर से कुंडी खुलने की आवाज गूंज उठी। जगमोहन जी बाहर आने ही वाले थे, लेकिन दरवाजा पूरी तरह खुलने से पहले ही अर्धांग ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। उसने अपना मजबूत हाथ बाहर से बाथरूम के किवाड़ पर टिका दिया। वो दरवाजा जहां का तहां रह गया। अंदर से जगमोहन जी के पूरी ताकत से धक्का देने के बावजूद अर्धांग का हाथ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अपनी आंखों के इशारे से सामने डरी हुई खड़ी आराधना और गौरांगी को तुरंत अपने कमरे के भीतर भाग जाने का इशारा किया। अरे, ये दरवाजा अचानक कैसे अटक गया? अंदर से जगमोहन जी की कड़क आवाज गूंजी। गौरांगी ने डर के मारे अर्धांग के सामने हाथ जोड़ लिए कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि आवाज सुनकर घर का कोई ना कोई और सदस्य जाकर बाहर आ ही जाता। तभी अर्धांग के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी उंगलियों के इशारे से आराधना को कुछ बोलने के लिए कहा। उन दोनों बहनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, तो अर्धांग ने अपनी पलकें झपकाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। जी बाबूजी, आराधना अपनी घबराहट छुपाकर जोर से बोली। आराधना, देखो जरा बाहर से, ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। कहीं कुंडी अटक गई है क्या? वे अंदर से हैंडल हिलाते हुए बोले। एक बार फिर आराधना ने अर्धांग की तरफ देखा। इस वक्त वाकई अर्धांग का मन हुआ कि वो अपना सिर दीवार पर मार ले। एक तो वो खुद कुछ बोल नहीं सकता था, ऊपर से हर बात का जवाब उसे ही समझाना पड़ रहा था। उसने हाथ के इशारे से पूरी बात समझाई, जिसे आराधना अपने अनुभव से समझ गई। जी बाबूजी, मैं खोलने की कोशिश करती हूँ, बोलकर उसने जैसे ही दिखावे के लिए दरवाजे के हैंडल को बाहर की तरफ खींचा, अर्धांग ने उतनी ही फुर्ती से अपना हाथ हटाया और हवा की रफ्तार से मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। बाथरूम का दरवाजा खुलते ही जगमोहन जी बाहर आए और उन्होंने चैन की सांस ली। पता नहीं इस लकड़ी के दरवाजे को आज क्या हुआ।